बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स को दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। पूरे मुल्क में हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस को आम किया जा सके। हम लोग लाइव हाज़िर हैं आपकी खिदमत में, और हमारे स्टूडियो के नंबर आप लोग नोट कर लें, 0512321200 और दूसरा नंबर हमारा है 0512321202। इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल जो हेल्थ से रिलेटेड हो, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में हो, बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में हो, ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, इसको लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने, किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। जो लोग हमारी लाइव नशियात टीवी पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो नहीं देख पा रहे वो हमारी सच न्यूज़ की वेबसाइट पर जाके लाइव स्ट्रीमिंग को क्लिक करें, तो वहाँ पर हमारा प्रोग्राम आप लाइव देख सकते हैं। मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पर लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज बड़े अहम मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जनाब, इंसुलिन का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में भी सुना होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और उसकी वजह से क्या हमारी जिस्म में किस तरह की बीमारियां, किस तरह की मुश्किलात पैदा होती हैं, इस पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर इफ्तिखार हैदर मलिक हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन है। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है इस मौजू के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि पहले तो बात करेंगे डॉक्टर साहब से इंसुलिन क्या है, फिर उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। आपको कोई भी सवाल इससे मुताल्लिक को कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, इंसुलिन का बहुत हमने सुना है, रेजिस्टेंस के बारे में भी सुना है, और फिर ये अब बीमारियाँ, शुरू से थोड़ा बताइएगा पहले तो कि इंसुलिन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ सज इंतज़ामिया का और अपने मेज़बान का, जिन्होंने मुझे प्रोग्राम में दावत दी और लोगों से बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मैं बिल्कुल ही आसान अल्फाज में जो है वो बताऊँ, ताकि रिमोट एरियाज़ में और हर जगह सुनने वालों को मेरी बात बहुत आसानी से समझ आए। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी आसान टर्मिनोलॉजी मैं इस्तेमाल कर सकूँ ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें। जी, ठीक है। असल में अल्लाह ताला ने हमारा एक जिस्म में एक निज़ाम बनाया कि जो कुछ हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और उससे हम अपने जिस्म को चलाते हैं। ठीक है। अब हमारे खाने पीने का निज़ाम और हमारी जो आदत हैं वो अगर गलत हों, तो जो हम खाते हैं उससे हमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है वो शुगर है। अच्छा। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से अंदाज़ा होता है कि ये शुगर से रिलेटेड है, और हमारे मुल्क में शुगर की जो पेशेंट्स हैं वो बेतहाशा बढ़ रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही है कि हमारी डाइट है वो ठीक नहीं है। ठीक है। अब ये बहुत ही मुश्किल बात है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमने इसका आसान जवाब तलाश किया है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। ठीक है। देखिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो क्या है। सही है। हम ये समझते हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं ये तो मीठा है ही नहीं, तो जब मीठा नहीं है तो फिर इससे हमारी शुगर कैसे हाई होगी, फिर हमारा वेट ज़्यादा है तो मैं तो नमकीन बिस्किट खा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वेट कैसे बढ़ेगा, ये तो नमकीन है। तो सबसे पहले तो हमने इस मिसकंसेप्शन को दूर करना है कि मीठे का मतलब वो नहीं है कि जो हमारी ज़बान को मीठा लगे तो वो मीठा है। ठीक है। मीठा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कोई किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। चाहे वो फीका बंद है, ठीक है, चाहे वो फीकी ब्रेड है, पैटीज़ हैं, चाहे वो पेटीज़ है। हालांकि कोई ये समझ रहा है कि मैं तो पेटीज़ खा रहा हूँ तो ये तो कड़वा है, बिल्कुल। तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे हो सकते हैं? देखें, वो मैदा है, और मैदा जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट, बड़ा खतरनाक कार्बोहाइड्रेट है। फैट्स है ना, उसके साथ जो है ना फाइबर है, कुछ भी नहीं है, तो वो फ़ौरन शुगर हाई करेगा। अच्छा। फ़ौरन शुगर हाई होगी, तबीयत ख़राब होना शुरू होगी, इंसुलिन ज़्यादा लगाएंगे और मसाइल पैदा होंगे। हम तो चलें डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हम तो नहीं आते, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ इतना ज़्यादा बजट है हेल्थ का, मैंने सर्विसेज प्रोग्राम में बताया है कि अमेरिका में $3 ट्रिलियन बजट है उनका। $3 ट्रिलियन जो हमारा 80 साल का बजट है। 80 साल का भी बजट में लगे तो लगता नहीं है, अगर खर्च हो तो भी 80 साल का बजट है, और उनका 1 साल का बजट है। रिसर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखें वहाँ बीमारियाँ कितनी ज़्यादा हैं। 30% जो अमेरिकन है, पॉपुलेशन का 30% अमेरिकन जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, ओबेसिटी। आप देखें ना, हर दूसरा बंदा इतना ज़्यादा वेट उनका बिल्कुल
जो है ना डबल एक्स और ट्रिपल एक्सएल साइज के जो है ना वो उनके कपड़े होते हैं उनके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो ये क्या वजह है? ये सब खाना है उसकी, यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है यही। अच्छा, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो लोगों को समझ नहीं आएगी, मिसाल दे के बताएंगे तो समझ आएगी। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, कि हम जो है जो कुछ खा रहे हैं ये गलत है। क्या खा रहे हैं? अगर डायबिटिक पेशेंट है, हम सबसे पहले तो हम जो है ना उन पेशेंट्स को, बीमारियों को लेते हैं जो बीमार हैं, इसके बाद फिर हम नॉर्मल लोगों को लेते हैं। ठीक है, देखिए जो बीमार है उसको तो इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे एक बंदा जो है वो डायबिटिक पेशेंट है, एक बंदा हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एक बंदा जो है वो दिल की बीमारी का मसला है, उसको किडनी के रेनल डिजीज़ हैं, जोड़ों के दर्द हैं। तो ये 5 बीमारियाँ ऐसी हैं जिसका हम आपको फ्री में इलाज बता रहे हैं। वो फ्री में लोग पैसे लेके बताते हैं, हम आपको फ्री इलाज बताते हैं। उसका इलाज क्या है कि आप जो है ना कार्ब कम करें। ठीक है, बहुत कम कर दें। अचानक से बंद करेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि बिल्कुल ज़िंदगी फीकी होगी, ऐसा नहीं है। कार्ब कम कर दें। ठीक है, प्रोटीन, गुड फैट्स इन और फाइबर इनको बढ़ा दें। अच्छा, तो आप 3 महीने इन चीज़ों पे अमल करके देखें। आप जाके बेशक अपना टेस्ट करवा लें, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसकी पूरी डिटेल दे देंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो हम सिर्फ जनरल एक गाइडलाइन देते हैं कि अगर आप इस पर अमल करें तो देखें आप कैसे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो है ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें ये कहा जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो जो है ना सिर्फ 3 टाइम रोटी खाते हैं। ठीक है, एक चपाती खाते हैं, तो फिर हमारी शुगर क्यों बढ़ जाती है? हम तो मीठा खाते ही नहीं है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि एक बंदा मीठा नहीं खाता तो उसकी शुगर क्यों बढ़ती है? जो गंदम है बिल्कुल खालिस घर की पिसी हुई गंदम, मैं रिफाइन आटे की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल घर की खालिस गंदम, पिसी हुई गंदम, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 80% कार्ब्स है। अच्छा, ठीक है, तो वो क्या है? शुगर है। उससे जाके शुगर में कन्वर्ट होना है जाके। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इतना हैरान हूँ कि मेरी शुगर क्यों नहीं कम हो रही, मैं तो मीठा नहीं ले रहा। बिल्कुल, मैं तो रोटी खा रहा हूँ सिर्फ। और कुछ लोग ऐसे हैं वो ब्रेड ले लेते हैं कि जी मैं तो सिर्फ ब्रेड का एक पीस लेता हूँ। एक ब्रेड के पीस का वेट कर लें जितना है उसका, आप 80% जो है शुगर निकाल लें, वो शुगर हो गई। अच्छा, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए, फिर हमने फैट्स लिए नहीं कि डॉक्टर ने मना किया होगा कि फैट्स नहीं लेने, क्योंकि ये तो दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं। ठीक है, देसी घी नहीं खाना, ये दिल की बीमारी की वजह बनता नहीं खाना। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है हमने, जितनी भी हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हैं। इंसुलिन के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मैंने बात की है, इसके बाद जो सबसे बड़ा जो कॉज है वो जो तमाम कुकिंग ऑयल्स हैं सब रिफाइंड होते हैं, UHT ट्रीटेड और रिफाइंड। अच्छा, ये सब बाहर से रिफाइन होके आते हैं। क्या क्या डालते हैं? और इसमें जो है ना इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। अच्छा, सब कुछ भी नहीं होता, ये आर्टिफिशियल चीज़ है। 180 डिग्री पे ये जो है ना UHT ट्रीटेड लिखा होता है ना हर डब्बे पे। जी बिल्कुल, UHT ट्रीटेड, बड़ी खुशी से लिखा जाता है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि ये कोई बहुत ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ये हो के आई है तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तमाम ब्रांड्स के जो है ना वो कुकिंग ऑयल लें, आप उनको सामने रखें, सबका एक कलर है, सबकी एक फ्रेगरेंस, एक अरोमा, बल्कि अरोमा तो फ्रेगरेंस तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल बेबू है, कोई उसकी स्मेल नहीं है किसी किस्म की। और सबका कोई जायका भी नहीं है उसका। कुकिंग ऑयल को चख के देखें उसका कोई जायका नहीं है। बिल्कुल सही, सब एक हैं, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है। ठीक है, अब जब उसमें हम कोई चीज़ कुक करते हैं, कोई चीज़ बनती है तो हमारी बॉडी में जब वो जाती है तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होती, क्योंकि वो तो 180 डिग्री पे ट्रीट हुई है, वो हमारे 37 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करेगी, मैदे पे कैसे बात करते हैं। डॉक्टर छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में जी नाज़रीन, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन को फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम से ज़िंदगी में। और 0512321200 हमारे स्टूडियो के नंबर है। आपकी कोई सवाल है तो कॉल करें, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर इफ्तिखार हैदर मलिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जो हैं बड़े अहम मौजू पे बात कर रहे हैं कि जनाब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, हमारा खाना किस तरह हमें बाइस बनता है कि हम मुख्तलिफ बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाएं, जिसमें शुगर है, शायद हाई ब्लड प्रेशर है और ये तमाम चीज़ें। तो ये जो लिंक है ये समझने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को कि जो हम खा रहे हैं
वो हमें नुकसान दे रहा है, फ़ायदा दे रहा है, क्या कर रहा है, बीमारियां कर रहा है, या हमारी बॉडी को कोई जो है वो एनर्जी दे रहा है, नहीं दे रहा है, तमाम चीज़ों पे बात चल रही है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि किस तरह जो है ना एक खालिस गंदम की जो रोटी है जी, उसमें भी जो है ना वो शुगर है। बिल्कुल ऐसे, ठीक इस तरह है। जो है ना जितनी भी बाकी जैसे खालिस गंदम की रोटी, राइस, चावल जो है वो उसके अंदर भी हाई कार्ब है। मैदे की बनी हुई सारी चीज़ें हाई कार्ब हैं। कोई समझे कि मैंने तो एक जो है वो नमकीन बिस्किट खाया है तो ये तो नमकीन है, ये तो नहीं होना चाहिए, उसमें भी हाई कार्ब है। ठीक है। समोसा भी हाई कार्ब है, फाइबर भी नहीं है, साथ हाई कार्ब भी है। अच्छा, उस रोटी में चलें ये है कि कम से कम फाइबर तो साथ मौजूद है ना। लेकिन अगर वो चक्की की आटे का अगर आटा हो जिसमें से वो चोकर निकाला गया हो, फुल जो है ना वो होल ग्रेन जो है ना वो मीट हो, वो तो ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें जो ना सबसे जो अहम बात है वो यही है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, जो कोई भी ऐसा शख्स जिसको जो डायबिटिक पेशेंट है, या जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जो जोड़ों के दर्द का मरीज़ है, जिसको रेनल डिजीज़ है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, अच्छा, उसको जो है ना वो चंद चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और चंद चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। ठीक है। सबसे पहले तो उसने ये करना है कि उसने कुकिंग ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले कुकिंग ऑयल, ये वाला कुकिंग ऑयल छोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो सबसे पहले तो हमने बताया कि मुझे याद है कि 2 साल पहले प्रोग्राम में मैंने बताना शुरू किया कि आप जो है इसको छोड़ दें, ये जो बनास्पति घी है। अच्छा, उसके बाद फिर हम पहुँचे कि जी आप कुकिंग ऑयल को जो है वो ये कुकिंग ऑयल ना इस्तेमाल करें। ठीक है। तो अभी तक फिर हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि जो कहते हैं अच्छा, और जो हमारा ये वाला घी है ये तो हम खा सकते हैं ना, ये जो कुकिंग ऑयल वाला जो ये तो है बनास्पति घी जो है। देखिए बनास्पति घी तो और भी नुकसानदेह, वो जम जाता है, जिस तरह बाहर जमता है इस तरह अंदर भी जो है वो हार्ट डिजीज़ पैदा करता है। ठीक है। अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा बिगाड़, बहुत तबाही मचा सकता है। ठीक है। तो ये इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। कुकिंग ऑयल जो है ना जिसकी जगह हमें सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो जो है ना यूट्यूब पे इतने ज़्यादा तरीके लिखे हुए हैं उसकी स्मेल ख़त्म करने के बहुत तरीके लिखे हुए हैं, और उसका जो यूरिक एसिड जिनको है उस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा तरीका लिखा हुआ है कि आप उसमें जब वो हल्की आँच पे उसको 3 से 4 घंटे के लिए आप उसको आँच पे चढ़ा दें, और उसमें छोटा सा लास्ट में जब 1-8 घंटा रह जाए तो उसमें एक आटे का छोटा सा गूंदे हुए आटे का एक पेड़ा डाल दें, तो वो जो यूरिक एसिड वाला फैक्टर होता है वो उसका अब्सॉर्ब स्मेल भी चली जाएगी। स्मेल भी चली जाती है। तो कॉलर कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी सास हैं तो उन्होंने ना 1.5 महीना पहले इंसुलिन लगाती थी, वो छोड़ी है। अच्छा। तो उस हवाले से पूछना है कि अब उनका ये है कि उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी वो परेशान भी है कि मैंने खुद से टैबलेट शुरू कर दी है। ठीक है। तो क्योंकि इंसुलिन से ना उनके घुटनों में दर्द होता था और शुगर वैसे भी हाई उनकी हो जाती थी, तो अब टैबलेट से सही है। ठीक है। तो कितने अरसे से उनको शुगर थी? शुगर उनको तकरीबन 8-10 मतलब 15 तो हो गए महीने, 15 साल तकरीबन हो गए। हाँ 10-15। अच्छा, ठीक है। और अभी शुगर जो है उनकी कंट्रोल्ड है दवाइयों की? उनकी एवरेज 200 रहती है। एवरेज 200 रहती है। तो ये 200 जो है दवाइयाँ और इंसुलिन के इंसुलिन तो छोड़ दिया, 1.5 महीना पहले छोड़ी है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो सही रह रही है। अच्छा। लेकिन 200 जो एवरेज शुगर है, वैसे भी शुगर जो उनकी इस तरह इंसुलिन लेने के बावजूद भी वो इसी रेंज में होती थी, इससे ज्यादा होती थी। और अगर अब जो इंसुलिन छोड़ भी दी है तो अब भी इसी रेंज में है? आप लोगों ने अभी भी 200 है, अभी वो टैबलेट ले रही हैं। ठीक है। तो अभी भी मतलब सही है। तो वो अब ये चाह रही हैं कि मैं अच्छा तो कितने अरसे से रखूं तो कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा? सही। कितने अरसे से इंसुलिन इस्तेमाल कर रही थी? इंसुलिन तो इनको मेरे ख्याल में 5 years आई थिंक। अच्छा, 5 साल से इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रही थी दवाई के साथ? नहीं, दवाई नहीं लेती थी, सिर्फ इंसुलिन लगाई। दवाई तो फिर वो शायद दवाई के साथ ही जो जैसे हाई डोज इंसुलिन में होती है। ठीक, तो सही। 12 साल हो गए इंसुलिन लगाते हुए, तो कह रही हूं 12 साल हो गए। और अभी जो इंसुलिन छोड़ी गई है वो किसी डॉक्टर के कहने पे छोड़ी है या आप लोगों ने खुद डिसाइड? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होता था बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दी। ठीक हो गया, सही। उसके बाद वो छोड़ दिया तो बस सही है बिल्कुल, तो अब इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब घुटनों में छोड़ा है? अब घुटनों में दर्द नहीं होता उनको? हाँ, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं होता जब से इंसुलिन छोड़ी है। अब अच्छा, वो अच्छा मतलब टैबलेट पे सही है, तो उनको ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कि आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कमेंट करेंगे इस पर? अच्छा, इस तरह से है कि
जितनी भी इस तरह के पेशेंट हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी शुगर कितनी है, इनको चाहिए कि HbA1c ही करवाएं, ताकि एवरेज पता चल जाए कि इनकी शुगर कब कब कितनी रही। 3-4 महीने की जो एवरेज दे देता है, वो एक एवरेज आ जाती है। ठीक है, एक तो ये करें, दूसरा इतना अरसा वो डायबिटिक पेशेंट है, इतने अरसे से, तो उनको खुद से जो है ना कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना चाहिए था अपनी मर्जी से। हाँ जी, इंसुलिन की वजह से नहीं होता। जितनी भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जब ये मसाइल पैदा होते हैं तो उनको घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, उनको हार्ट के डिजीज, ब्लड प्रेशर, मेमोरी डिसऑर्डर, ये सारे बड़े मसाइल उनको होते हैं। उसी पे हम बात कर रहे हैं कि हम इन तमाम चीज़ों से कैसे जान छुड़ाएं। उन्होंने तो सिर्फ इसकी बात की ना कि उनको घुटनों में दर्द शुरू हो गया था और अब ये पूछ रहे हैं कि अब अभी हम इंसुलिन छोड़िए, तो अभी हम क्या करें। एक तो ये कि इनको खुद से नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले तो उनको जो है ना HbA1c करवाना चाहिए था कि इनकी एवरेज शुगर कितनी पता चले एग्जैक्ट। फिर जो मेडिसिन ले रही थी डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए था। देखें, जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वो करवा रही हैं उसके स्पेशलिस्ट से की मर्जी के बगैर वो काम ना करें। हम तो सिर्फ डाइट बता रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट के साथ जो डाइट है, अगर वो इसको आप फॉलो करें, अगर आपकी शुगर बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती है तो आपने डॉक्टर को बताया कि जी मेरी शुगर तो अब कम हो गई है, इस डाइट डेफिनेटली होता है कि आप इतने यूनिट कम कर दें, ये मेडिसिन लें, 2 टाइम लें, 3 टाइम लें। डॉक्टर साहब एक और वक्फा लेना अपने प्रोग्राम में, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार हैदर मलिक की। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे हैं इंसुलिन से रिलेटेड, हमारी डाइट और इंसुलिन का क्या ताल्लुक है, और फिर इंसुलिन के बाद जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हमें होती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, उनके बारे में हम लोग बात करें। छोटा सा वक्फा लेकिन प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार हैदर मलिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिलसिले में। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा पहुंच गया है, आप अगर जो है सारी चीज़ों को अगर वो करना चाहें, रिज़ल्ट निकालना चाहें कोई, तो मैं बस तमाम चीज़ों को हम सम अप करते हैं। मैं एक ऐसा चंद मिनट का एक ऐसा मैं चाहता हूँ ये क्लिप हो कि लोगों को मुकम्मल गाइडेंस मिल जाए इससे। सही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो जो बीमारियाँ, जो मैंने 5 बीमारियाँ बताई हैं और उससे ज़्यादा भी जिनका ये कॉज है, कोई भी ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक हो, जिसको जोड़ों का दर्द हो, हाइपरटेंशन हो, या वेट ज़्यादा हो, ख़वातीन ऐसी जो मतलब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी डाइट इस्तेमाल करती हैं कि जिसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है इसकी, जो जिसको आप कह लेना कि मतलब मीठा कार्ब, अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मीठा, हर चीज़ मीठी खा रही हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। ठीक है, फ्रूट भी खा रही हैं, सब कुछ बैलेंस डाइट लें। ठीक है, उससे ये होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी मोटे होते हैं। बच्चों में भी आगे देखें ऐसी मसाइल आ रहे हैं, बच्चे भी आपने देखा होगा। ठीक है, आप चाइना को देखें, इतने लोग मोटे ताज़े होना शुरू हो गए। पहले हमारा कॉन्सेप्ट था कि बिल्कुल पतले दुबले, मार्शल आर्ट का कॉन्सेप्ट आता था तो चाइनीज़ दिमाग में आते थे, लेकिन वो कैसे हो गए। तो अमेरिकन को आप देखें, वो उनकी क्या हालत हो गई। हालांकि डेवलप कंट्रीज़ है, तो देखिए हमारा ये हाल है, तो हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं, मैं मुख्तसरन बताऊँगा। डॉक्टर साहब कॉलर एंड कॉल ले लें, फिर उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाइएगा। सर मेरी वालदा को शुगर है 355 तक जाती है उनकी शुगर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, काफ़ी मेडिसिन खा रही, कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ा अभी। कितने अरसे से शुगर है? शुगर है तकरीबन 3-4 साल से है। 3-4 साल से शुगर है, और साथ और कोई खुदा न खासा बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह? हाँ जी, बीपी भी हाई होता है, 160-70 तक जाता है। उम्र कितनी है वालदा की? 55। और वजन कितना है? वजन होगा उनका तकरीबन 60+ ही। अच्छा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है? जी जी, ठीक है। और दवाइयाँ क्या ले रही हैं, बता सकते हैं? दवाइयाँ एक सेकंड मैं आपको बता सकता हूँ। चलें, ठीक है। बहरहाल आप ये सवाल आपका ये है कि जनाब दवाइयों के बावजूद भी जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही आपकी वालदा की, यही आपका सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। मेडिसिन मेरे पास है, ग्लाइमेट है 5.5, ठीक है, और एक है एबिसर है ABS।
ठीक, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब मुख्तसर अगर तमाम वो पेशेंट जिनको जो है ना ये मसाइल हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के हैं, जितने भी ये पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो जो है ना गंदम, अनाज से बनी सारी चीज़ें, अनाज वगैरह इनकी क्वांटिटी कम करें, चावल को कम करें, बेकरी आइटम जितनी भी मैदे की बनी हुई चीज़ें इनको कम कर दें, और उसकी जगह जो है ना प्रोटीन, रेड मीट और बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, इसको ऐड करें, साथ फैट्स ऐड करें, देसी घी, देसी मक्खन, उसको साथ ऐड करें, और खाना जो है ना वो कोकोनट ऑयल में और जो सरसों का तेल है उसमें पकाएं। तो ये काफ़ी, अगर 3 महीने इस पर अमल करें तो ये काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। और सबसे पहले विटामिन डी की कमी को पूरा करें। अच्छा। विटामिन डी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर जो है फंक्शनिंग के लिए। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करें। इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट लाजमी कराएं। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिसऑर्डर हो तो उसकी प्रॉपर मेडिसिन लें। इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल होगा, शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, विटामिन डी सही होगा, बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अच्छा। चीनी तो हर एक को पता है कि हमने से दूर रहना है। जितनी भी ये गंदम, चावल और मैदे की बनी हुई चीज़ें, इनसे दूर रहें। और पालक, खीरा, बंद गोभी सलाद के तौर पे भी ऐसे भी ले सकते हैं। इसका इन 3 सब्जियों का, चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का, सिर्फ इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है। टमाटर को छोड़ दें, बाकी जो है ना जो दूसरी चीज़ें उनको छोड़ दें। फूल गोभी ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, इनको लें। तो इनसे उनकी काफ़ी हेल्थ बेहतर हो सकती है। अगर इन चीज़ों पर अमल कर लें तो काफ़ी वो बेहतर हो जाएंगी। सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? मैं सरा बोल रही हूँ जी। फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? मेरे बेटे को ना शुगर है, 8 साल का है। अब पता चला हमें, डॉक्टर कहते हैं कि इसको इंसुलिन लगेगी। अच्छा, कितनी शुगर रहती है? 350, 300, 3 माह पहले 450 तक भी रही है। अजब। और आप अपनी बात कर रही हैं, आपको शुगर है? नहीं, मेरे बेटे को है, 8 साल का। अच्छा, 8 साल का है, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा इंसुलिन लगेगी। जी, तो अभी आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहेंगी? कि हम इंसुलिन लगवाएं कि ना लगवाएं, क्या करें? जी देखें, इंसुलिन तो जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें इंसुलिन लगती है। उसके अलावा डॉक्टर साहब अभी गाइड करेंगे आप लोगों को कि और फिर क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, ताकि बच्चा जो है, ज़ाहिर बात 8 साल का है और इतनी कम उम्र में अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसको किस तरह मैनेज करना है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जितने भी टाइप 1 वाले बच्चे हैं, मेरे पास पहले भी केसेस हैं, जितने भी टाइप 1 वाले बच्चे हैं उनको जो है डेफिनेटली इंसुलिन लगेगी। लेकिन यह है कि उसमें सबसे पहले बाहर तो जो हमारे पेशेंट्स हैं वो तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें कार्ब कितने हैं ना। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करके दें, ज़्यादा हाई कार्ब ना दें, कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करके दें। उसमें जो है ना फाइबर की क्वान्टिटी ऐड करें, उसमें जो है ना प्रोटीन का लेवल और फैट्स, गुड फैट्स, बैड फैट्स नहीं, गुड फैट, जैसे मैंने बताया कि ऑलिव ऑयल जो है, देसी घी, मक्खन वगैरह, मतलब इनकी क्वांटिटी बेहतर हो तो फैट्स बेहतर हो जाते हैं। तो ये ऐड करके उनको खाना बना के दें। ये रोटी, ब्रेड वगैरह को, सॉफ्ट ड्रिंक, मीठे, इन चीज़ों से अवॉइड करवाएं। और जो कार्ब हैं वो कैलकुलेटेड दें। ऐसे बच्चों को डॉक्टर चार्ट देता है और वो कैलकुलेटेड कार्ब होते हैं, क्या किस टाइम दे सकते हैं। इंसुलिन तो लाजमी लगानी पड़ेगी, इसके बगैर तो ज़ाहिर टाइप 1 में तो लाजमी लगानी पड़ती है। ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। और साथ में जो है वो, जैसे मैंने बताया कि किस तरह खाना बनाए, बच्चों को जो है ना गोश्त दे सकते हैं, स्टेक बना के दे सकते हैं, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, फैट्स भी होते हैं। साथ में फाइबर जो है ना आप खीरे की सूरत में और साथ जो है ना बंद गोभी की सूरत में इस तरह साथ फाइबर ऐड करें, ये दे सकते हैं। और इसकी सबसे मेन चीज़ जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की कैलकुलेशन है कि हाई कार्ब डाइट नहीं देनी। हाई कार्ब देंगे तो फिर ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बाहर तो जो लोग हैं वहाँ तो जो है ना सब कुछ डेवलप है, हर चीज़ सब कुछ पता है, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं होता। इसकी वजह यही होती है कि सबसे पहले विटामिन डी की कमी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में देखिए ये मसाइल आना शुरू हो गए, बड़ों में तो थे ही सही, बच्चों में भी आना शुरू हो गई। ये सिर्फ लास्ट 3 डेज़ में आज ये चौथा बच्चा है जिसका मैं सुन रहा हूँ कि जिनको ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो ये है कि छोटे बच्चों को, बड़ों को भी होता है, छोटों को भी होता है। बच्चे आपने देखोगे बहुत ज़्यादा हैवी, उनका वेट ज़्यादा बल्कि होते हैं। वो यही वजह होती है कि जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये है कि फ़िलहाल इतना पता नहीं चलता, जब वक्त गुजरता है तो ये आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को चाहिए, ख़ुद भी और जो प्रेगनेंसी में माओं को भी चाहिए कि वो खाने पीने का डाइट ऐसे ही रखें जिसमें कार्ब की क्वांटिटी कम हो, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा हो। विटामिन डी का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि विटामिन डी जो है ना वो विटामिन डी हार्मोन्स कहलाता है, इसमें बहुत डेवलपमेंट हुई है। विटामिन डी जो है ना आपके अंदर जो है बॉडी के अंदर जो है वो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है। देखें कोरोना में भी जो है ना वो लोग जिनका विटामिन डी
लेवल पूरा था, जिनको पूरा कर दिया गया उनके डेथ की कोई चांस भी नहीं था। अच्छा, मतलब उनमें कोई डेथ नहीं, जो लेटर रिसर्च है वो ये है कि उनमें डेथ रेशो कोई नहीं थी। जिनका विटामिन डी पूरा था, ये जिनको जो है ना पूरा कर दिया गया, जिनका विटामिन डी का लेवल, उनमें कोई डेथ नहीं हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना विटामिन डी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। जब सूरज हमारे किडनी और लिवर जो है ना ये मिल के इसको बनाते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं, तो अगर हमारी पूरी हो रही, अगर ये नीड, तो बच्चों में भी, क्योंकि हम कोविड की वजह से लोग बहुत अंदर रहे हैं, बच्चे भी बहुत अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो बच्चों में भी जो है ना इसकी एक्सटर्नली जो है ना वो बहुत से सिरप हैं, डॉक्टर से मशवरा करके लिया जा सकता है। और विटामिन डी तो लाजमी इस्तेमाल करें, इसके बगैर हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। 70% विटामिन डी रिकमेंडेड लेवल होगा तो वो हमारी बॉडी में काम करेंगे, वरना प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो विटामिन डी जितनी भी पेशेंट्स हैं उनको लाजमी ये लेना चाहिए। तमाम बीमारियों में विटामिन डी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया है, माजरत के साथ कॉल्स आ गई दरमियान में, जो है हम तफसीली जो पूरी स्टोरी आप बताना चाहते थे वो नहीं बता सके, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में फिर आपको ज़हमत देंगे ताकि इस टॉपिक पे जो है तफसीली तौर पे बात की जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरह आपने जिक्र किया, क्या फूड खानी है, क्या नहीं खानी, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इफ्तिखार हैदर मलिक की। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू की है कि आप बीमार हैं, डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या खाना है और खाने के ज़रिए कैसे आपने अपनी डिज़ीज़ को कंट्रोल और मैनेज करना है। अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो फिर भी आपने क्या लाइफस्टाइल, क्या रूटीन खाने पीने की रखनी है ताकि आप इन बीमारियां जो कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती रहती हैं इनसे बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर इफ्तिखार हैदर मलिक को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।